नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीट, सीटेट, यूपीटेट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। मित्रों, चलते हैं बिना कोई देर किए प्रश्न संख्या 1 पर। वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषा कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं मित्रों, सारे के सारे शानदार प्रश्न है कि ऐसी विधि जिसका प्रयोग, जो भाषा कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो चारों जो भाषा कौशल है उनके विकास हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है। द्विभाषी विधि, तो देखिए आपको बता दूं मैं, द्विभाषी मतलब क्या है कि दो भाषाओं में जो प्रयुक्त होती है, यानी कि एक मातृभाषा होती है उसकी सहायता से भी लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है, वो होती है द्विभाषी विधि, वो इसमें काम नहीं आती है। ठीक है। इसके अलावा तो प्रोक्स विधि, तो प्रोक्स विधि में भी आपको बता दूं मैं, जो मातृभाषा होती है ना उसकी सहायता से ही सिखाया जाता है, ये भी इसमें काम नहीं आएगी। फिर है सूत्र विधि। सूत्र विधि तो चलती है निगमन विधि में। ठीक है, ये तो चलेगी निगमन विधि में, तो ये भी इसमें काम नहीं आएगी। चारों भाषाई कौशल सिखाना, तो उनको देख, जो आपको मैं बता दूं कि शिक्षक जब शिक्षण करवाएगा, शिक्षक ही तो भाषा कौशलों का विकास करेगा बालकों में, तो बालक क्या करते हैं, उसको देख कर, सुनकर, है ना, लिख कर, बोलकर अनुकरण करते हैं, यानी अनुकरण विधि होती है। उसमें क्या होती है, अनुकरण विधि, जिसमें इसमें जैसे कि एक रूपरेखा आती है। ठीक है, ये भी इसी अनुकरण की है, यानी कि अलग अलग तरीके होते हैं अनुकरण में सिखाने के। तो इस विधि से चारों भाषा कौशलों का विकास होता है। विकल्प यहाँ पे 3 सही रहेगा। मित्रों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के लिए। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समवाय शिक्षण प्रणाली के बारे में सही है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों ये। समवाय जो शिक्षण विधि आपने पढ़ी होगी उसके बारे में सही कथन कौन सा है, ये बताना है। उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण ज्ञान करना, सभी विषयों का समेकित ज्ञान करना, गद्य और पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण करना, या व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान करना। कौन सा इसके बारे में सही है? तो देखो, सभी विषयों का समेकित ज्ञान करना, ये इसके बारे में सही नहीं है। उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण ज्ञान करना, ये तो मित्रों वैसे भाषा संसर्ग और समवाय में ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर भी आपको बता दूं ये भाषा संसर्ग की विशेषता है मित्रों। ठीक है, किस चीज़ की है? भाषा संसर्ग की है मित्रों। इसके अलावा 2 विकल्प बचे, तीसरा है चौथा। चौथा कह रहा है व्याकरण का अलग से सिद्धांतिक ज्ञान करवाया जाता है या गद्य व पद्य के साथ व्याकरण शिक्षण। तो आपको बता दूं, समवाय शिक्षण में अलग से कोई व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि इसमें क्या होता है, जो गद्य और पद्य शैलियाँ होती है उसी के साथ साथ ही व्याकरण का शिक्षण दिया जाता है। यानी प्रश्न संख्या 2 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 शानदार प्रश्न है सारे के सारे मित्रों। रचना में शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है। रचना में शब्दों को प्रयुक्त कैसे किया जाता है? सुव्यवस्थित रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में, भावात्मक रूप में, या अभिव्यंजनात्मक रूप में। देखो मित्रों, भावात्मक रूप और अभिव्यंजनात्मक रूप तो होगा नहीं। अब 2 विकल्प बचे, तो कुछ बच्चे कहेंगे सुव्यवस्थित रूप होगा, कुछ कहेंगे अभिव्यक्ति। मोस्टली आपको बता दूं, हालांकि देखो रचना की जाती है किसी भी चीज़ की, देखो मैं बता दूं आपको पहले बात की, रचना है 2 प्रकार से होती है। ठीक है, रचना मुख्य रूप से 2 प्रकार से होती है। कैसे? एक तो होती है मित्रों मौखिक रूप से और दूसरी होती है लिखित रूप से। यानी बोलकर, जब मैं आपको, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रश्नों की, तो मैं नए विचार बोलूंगा, नए शब्द बोलूंगा, तो बोलकर करूंगा तो वो मौखिक हो जाएगी, लिख कर करूंगा तो वो लिखित हो जाएगी। ये रचना के 2 रूप है। ठीक है, अब इनमें जो भी शब्दों की रचना की जाती है, अक्षरों की जो जिसकी भी रचना की जाती है, उसमें क्या होगा, उसको सुव्यवस्थित रूप में तो करेंगे, तो ये भी सही है ना। ऐसे नहीं कि भाई बिना ही व्यवस्थित क्रम के व्यवस्थित, नहीं, सुव्यवस्थित भी होगा। लेकिन आपको बता दूं, इनमें से फिर आपको 2 में से एक चुनना है, तो मोस्टली क्या चुनोगे, ये अभिव्यक्ति के रूप है। अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति 2 रूपों में होती है, मौखिक या लिखित। तो यहाँ पे सुव्यवस्थित तो सही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कौन सा सही है? विकल्प नंबर 2 सही है आपके प्रश्न संख्या 3 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए मित्रों, विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सह संबंध आवश्यक है, वह शिक्षण जिस विधि से होगा वह कौन सी है? देखो मित्रों, प्रश्न संख्या जो 4 है वो क्या कहता है, विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान है, उसकी जो उस ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सह संबंध आवश्यक होता है, और किस शिक्षण विधि में यह सह संबंध होता है वह कौन सी है? ठीक है, रसास्वादन विधि में तो देखिए कोई भी चीज़ पढ़ के उसके रस की अनुभूति की जाती है, आनंद लिया जाता है। ठीक है, आगमन विधि ये तो चलती है उदाहरण से नियम, व्याकरण शिक्षण की विधि है। व्याख्या विधि की बात करूं तो इसमें तो आपको पता है व्याख्या की जाती है किसी भी चीज़ की ना, टिप्पणी की जाती है। यहाँ पे सही उत्तर होगा समवाय शिक्षण विधि। कैसे?
समवाय शिक्षण में होती क्या है, जैसे कि गद्य है या फिर पद्य है या फिर आपके कोई भाषा साहित्य हुआ ना, इन सब के साथ में क्या किया जाएगा, व्याकरण की शिक्षा दी जाएगी, इनके साथ में दी जाएगी, अलग से नहीं दी जाएगी। हाँ, कहने का मतलब मेरा यह है कि विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के शेष संबंध, यानी कि इस विषय का ज्ञान है और इस विषय का या विभिन्न विषयों का ज्ञान हो गया, इनमें एकता स्थापित की जाती है और फिर सह संबंध स्थापित किया जाता है। ये समवाय शिक्षण विधि की विशेषता है, यानी विकल्प नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पांचवा प्रश्न है मित्रों, सहस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। सहस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है मित्रों? तो सहस्वर वाचन जो स्वर के साथ में हो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना। तो देखिए, मुख्य रूप से आनंद की अनुभूति करना ये काव्य शिक्षण का है। सहस्वर वाचन हालांकि काव्य शिक्षण का होता है। इसके अलावा बोल बोल कर पढ़ना सिखाना ये तो बिल्कुल नहीं है। द्रुत गति से वाचन करना ये तो मौन से है, मौन का प्रकार है द्रुत गति तो ना। मौन वाचन के दो प्रकार है, द्रुत गति है, एक तो मतलब द्रुत वाचन है, गंभीर वाचन है, ठीक है, ध्यान रखना। पढ़ने से संबंधित चीजों को समाप्त करना, तो आनंद की अनुभूति भी नहीं होगा। यहाँ होगा मित्रों, सहस्वर वाचन इसीलिए करवाया जाता है कि जो बालक बोलने से, है ना, सामने जाकर बोलने से झिझक है, संकोच है, इसलिए वह बोल नहीं पाता, यानी कि सहस्वर वाचन नहीं कर पाता, तो उससे संबंधित जो झिझक है, हिचक है या संकोच, इसको दूर किया जाता है सहस्वर वाचन के माध्यम से। प्रश्न संख्या 5 में विकल्प नंबर 4 सही है। चलिए प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए, सुनना और बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? देखो मित्रों, सुनना और बोलना दोनों कौशलों का विकास करना, तो सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना, कविता याद करवाकर बुलवाना, या कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद को पढ़कर सुनाना। पाठ का अनुच्छेद पढ़कर सुना दे तो इससे ये विकास नहीं होगा, कविता याद करके बुलवा दे ये भी नहीं होगा, अंत्याक्षरी गतिविधि से भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सुनना और बोलना दोनों कौशलों का विकास चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो कहानी कहेंगे बच्चों से, या बच्चों से कहानी कहलवाएंगे, कहेंगे खुद शिक्षक के रूप में और कहलवाएंगे, और उस पर फिर बच्चों की प्रतिक्रिया है वो भी जानेंगे। ये सबसे बेटर विकल्प है, यानी कि विकल्प नंबर 1 यहाँ सही उत्तर रहेगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 7 पर। शानदार प्रश्न है मित्रों, और ऐसे प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते हैं। अंतिम समय में आपके लिए लाया हूँ, ये रामबाण से कम नहीं है। प्रश्न अच्छे लग रहे तो बिल्कुल लाइक करते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का पद नहीं है? इकाई योजना का कौन सा पद नहीं है मित्रों? इकाई योजना आपको पता है। तो देखो, उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित करना, प्रस्तावना प्रश्न लिखना, शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाएं निश्चित करना, संपूर्ण इकाई को 2 भागों में विभाजित करना। तो देखो, इकाई योजना का पद कौन सा नहीं है, तो इसको आपको बता दूं मैं मित्रों। उप विभागों के उद्देश्य, बिल्कुल जैसे इकाई है, इकाई एक विभाग है, उसके टुकड़े किए जाते हैं तो उप विभाग हो जाते हैं, ठीक है। इसमें उद्देश्य भी बताए जाते हैं। प्रस्तावना प्रश्न भी लिखा जाता है ना, जो बालकों के पूर्व ज्ञान से संबंधित रहता है, यानी पूर्व ज्ञान इसका आधार है, ठीक है। और संपूर्ण इकाई को भागों में तो विभाजित करेंगे, ये तो मोस्टली इसकी डेफिनेशन है, विशेषता है। शिक्षक और शिक्षार्थी की क्रियाएं निश्चित करेंगे, ये इसकी कोई विशेषता नहीं है, यानी तीसरा विकल्प यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 है मित्रों, अनुकरण वाचन के कितने भेद है? अच्छा प्रश्न है, अनुकरण वाचन के कितने भेद है? अनुकरण वाचन हमेशा छात्र करते हैं मित्रों, पता है आपको, छात्रों के द्वारा किया जाता है। इस अनुकरण वाचन के आपको बता दूं मैं 5, 2, 3 या 4, तो इसके हैं मित्रों 2 प्रकार, है ना। अनुकरण वाचन 2 प्रकार से होता है, छात्र करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? एक तो होता है मित्रों वैयक्तिक या व्यक्तिगत प्रकार से, व्यक्तिगत या कहीं पे नाम आ रखा है वैयक्तिक, यानी कि एक बालक करेगा वो, ठीक है, ये तो पहला हुआ। दूसरा हुआ मित्रों इसको सामूहिक या जिसे बोलते हैं समवेत, सामूहिक या समवेत वाचन, ठीक है, याद रखना दोनों के दोनों ये अनुकरण वाचन के 2 भेद होते हैं, यानी दूसरा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा प्रश्न संख्या 8 में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नाटक शिक्षण ये भी आपके बिल्कुल आ रखा है, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, रचना। नाटक शिक्षण और एकांकी शिक्षण एक ही चीज़ है लगभग, इसकी जो विधियां हैं दोनों में सेम है, ठीक है। हालांकि ये अंतर है कि एकांकी में, नाटक में तो क्या है कि किसी भी मतलब एक से ज़्यादा घटनाओं का भी जिक्र कर सकते हैं, लेकिन एकांकी घटना में, एकांकी में नाटक की ही एक घटना का ही शिक्षण करवाया जाता है। नाटक शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है?
बालक को रंगमंच नायक बनाना, समायोजित व्यवहार एवं नैतिक शिक्षा देना, संवाद एवं कला से छात्रों को अवगत कराना, या छात्रों को भावना कुल वाचन की शिक्षा देना। यानी भावना से संबंधित इसमें नाटक शिक्षण में विशेषता ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब भावनाओं से जुड़ी शिक्षा देना, नहीं, नैतिक शिक्षा इसमें नहीं है। संवाद बोलने से और कला से छात्रों को अवगत, तो ये भी इसका सॉरी इसमें देखो मैं बताऊं, नाटक शिक्षण जब भी होगा, जैसे मान लीजिए रामायण पे नाटक शिक्षण होगा, उद्देश्य कौन सा नहीं है ये पूछा है, ठीक है। तो देखो भावनाकुल वाचन होता है यानी कि नैतिक शिक्षा, तो देखो मतलब कि अच्छी अच्छी शिक्षा नाटक शिक्षण करके देंगे बालकों को, ये उद्देश्य है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सोचा कि उद्देश्य कौन सा है, उल्टा सीखे, तो यहाँ पूछा कौन सा नहीं है, तो ये तो है। बोलने की कला है ना, बोलने की कला, अभिनय कला, तो ये भी विकसित की जाती है, अवगत की जाती है बालकों को, सही है ये भी ना। और समायोजित व्यवहार, और ये आ गई नैतिक शिक्षा, ये तो इसमें दी जाती है, ठीक है। इसीलिए नाटक शिक्षण करवाया जाता है कि बालकों को जीवन से संबंधित कुछ अच्छी सीख मिले। लेकिन देखो नाटक शिक्षण करवाते हैं तो बालकों को मतलब रंगमंच वगैरह पे मतलब एक पात्र दिया जाता है, तो बालक को रंगमंच का नायक बनाना ये कोई इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है ना। कहने का मतलब छात्र उतने जल्दी किसी फिल्म इंडस्ट्रीज में नहीं जाता है, तो यहाँ पे इसका उत्तर विकल्प नंबर 1 रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है मित्रों सारे। बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? लीजिए एक और शानदार प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है ना। यानी कि जब भी पढ़ने की शुरुआत होती है तो बालक को ऐसा कौन सा सोपान सामने आता है जिससे उसे पता चलता है हाँ हमें ये चीज़ पढ़नी है। तो अनुकरण वाचन से नहीं। आदर्श वाचन तो उस चीज़ का शिक्षक करेगा बाबू, वो तो बाद की बात है, ठीक है। स्पष्टीकरण भी बाद की बात है। सबसे पहले कि उसे क्या पढ़ना है तो बालक को किससे पता चलेगा? प्रस्तावना पहला सोपान होता क्या इसमें, यानी कि प्रस्तावना को मैं पूर्व कथित कथन भी कह सकता हूँ, यानी कि सबसे पहले कहा जाने वाला पूर्व कथित कथन, सबसे पहले कहा जाने वाला कथन भी कह सकता हूँ। प्रस्तावना में ये बता दी जाती है कि जैसे आपका टॉपिक दहेज प्रथा है मान लीजिए, है ना, तो आपको बता दिया जाता है कि मुख्य रूप से दहेज प्रथा है क्या, ठीक है। इसमें पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पहला प्रश्न पूर्व ज्ञान संबंधित, दूसरा, और इसमें क्रम चलता है सरल से कठिन। कहने का मतलब होता है क्या मैं बताऊँ, पहला प्रश्न बालक को सरल पूछेंगे, दूसरा सरल पूछेंगे, तीसरा सरल पूछेंगे, चौथा सरल पूछेंगे, लेकिन पांचवा होगा समस्यात्मक। चार प्रश्न जो बालक के पूर्व ज्ञान संबंधित है, पांचवा इसमें ये चीज बताई जाएगी जो बालक को जानकारी नहीं है, वो मतलब प्रस्तावना में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। विकल्प फिलहाल यहाँ 3 सही है प्रश्न संख्या 10 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां है मित्रों, भाषा शिक्षण में बालकों की विस्मृति को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? बालकों की विस्मृति को रोकना है भाषा शिक्षण में, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? प्रेरणा, क्रमबद्धता, अभ्यास या सीखना। तो बालक की विस्मृति यानी वो बालक भूल रहे हैं ना, तो प्रेरित करने से क्रमबद्धता इनसे तो होगा नहीं, ठीक है। प्रेरित करेंगे तो भूलेंगे नहीं, क्रमबद्धता यहाँ संबंधित नहीं है। सीखना तो सीखेंगे तो वो तो बाद की बात, स्मृति पहले तो सीखेंगे फिर विस्मृति ना, तो ये भी हट जाएगा ना। विस्मृति को रोकना है हमें, तो भाई पहले तो सीखेंगे, तो यहाँ विस्मृति कहाँ रुकेगी, पहले तो सीखा ही नहीं। यहाँ कह रहे विस्मृति को रोकना है, तो विस्मृति यानी कि कुछ भूल रहे हैं तो उसको रोकना है, तो बार बार वो चीज़ क्या करो आप पढ़ लो, उसका बार बार अभ्यास करो। विकल्प 3 यहाँ सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें में। जब बच्चा किसी सीखी हुई बात का प्रयोग करता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। अभिप्रेरणा नहीं कहलाएगी। अधिगम तो सीखना होता है, यहाँ तो पहले से ही सीखी हुई चीज़ है, यानी परिस्थितियाँ दो है, एक तो सीखी हुई बात है और उसका दूसरे में परिस्थिति में वो प्रयोग कर रहे हैं, यानी जैसे ज्ञानोपयोग कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर पूछता कौन से शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, तो ज्ञानोपयोग की हो रही है, ठीक है। शिक्षण तो शिक्षण प्रक्रिया होती है, ये भी नहीं होगा। यहाँ होगा मित्रों अधिग्रहण, यानी विकल्प चौथा सही हो जाता है प्रश्न संख्या 12वें में। चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए? परंपरागत पूछा है, तो देखिए परंपरागत उद्योतन सामग्री जो बहुत अधिक सहायक रहती है भाषा शिक्षण करवाने में, तो पाठ्य पुस्तक, रेखा चित्र, चित्र या मॉडल। तो आपको बता दूं मैं, मॉडल भी नहीं होगा, चित्र भी नहीं होगा, ये आधुनिक चीज़ों में आ जाएंगे मॉडल वगैरह तो, और रेखा चित्र ये भी नहीं होगा ना। परंपरागत पूछा है तो सबसे परंपरागत या तो होता है आपके श्यामपट या पाठ्य पुस्तक, तो यहाँ पे तो पाठ्य पुस्तक विकल्प में, इसलिए विकल्प 1 यहाँ पे सही रहेगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है देखो, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य देना अत्यावश्यक नहीं, अत्यावश्यक जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं, ठीक है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन, ये भी गलत है। अभिभावक व्यस्त थोड़ी ना रहेंगे, बालकों को दिया जाएगा।
बच्चों की क्षमता और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। हो सकता है गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र। हालांकि गृह कार्य का पहले ऐसे प्रश्न मैं करवा चुका हूँ, जैसे संस्कृत शिक्षण में भी करवा चुका हूँ, हिंदी में भी करवा चुका हूँ। ऐसे प्रश्न होता क्या है, गृह कार्य ये होता है कक्षा में जो भी पढ़ा उसका वापस अभ्यास होता है। तो यहाँ पे तो ये लिखा है कक्षा में किए गए अभ्यास, कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास है, तो ये सही हो सकता है आपके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे क्या आया, मात्र। कहने का मतलब ये एक ही उद्देश्य है, तो इस प्रकार ये यहाँ पे सही उत्तर रहेगा, इसको हटा दो। बस इतने मात्र से फर्क पड़ता है, क्योंकि मात्र नेगेटिव वर्ड है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, मात्र, केवल, ही, तो, है ना, ये सारे। तो यहाँ पे विकल्प 4 भी नहीं रहेगा, विकल्प 3 100% सही है प्रश्न संख्या 14 में, विकल्प नंबर 3। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। वास्तविक संदर्भ में पठन कहलाता है। पठन वास्तविक संदर्भ में क्या परिभाषा है पढ़ने की? लिखित सामग्री का उच्चारण करना पढ़ना कहलाता है? नहीं, गलत। विद्यालय में पुस्तकों की पढ़ाई करना ही पठन कहलाता है? ये भी गलत। और शब्दों को सही सही पहचानना, यही पठन नहीं। आपने जब पठन कौशल पढ़ा होगा तो इसमें बाकायदा दे रखा है कि जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका क्या करना है, अर्थ को समझना है, मतलब अर्थ साथ में ग्रहण भी हमें करना है। विकल्प 2 यहाँ सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। सृजनात्मकता का विकास करने में सहायक नहीं है। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, नवीनता, मौलिकता, रचना, कुछ भी कह सकते हैं। इसका विकास करने में सहायक कौन सा नहीं है पूछा है। तो देखो, प्रश्नों के उत्तर लिखना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन। चित्र, कोई चित्र दे रखा है, उस पर मौखिक या लिखित वर्णन करेंगे, बोलकर करेंगे, लिखित करेंगे, तो यहाँ तो सृजनात्मकता होगी, बिल्कुल नए विचार आएंगे, होगी यहाँ पे। अधूरी कहानी को पूरा करेगा, अधूरी कहानी दे रखी है, डॉट डॉट बीच में कर दिया, तो भी क्या कहेंगे, उस पूरी कहेंगे, तो भाई सृजनात्मकता तो होगी, विचार तो नवीन होंगे, विचार तो होंगे, विचारों की अभिव्यक्ति होगी। और कविता पूरी करेंगे, है ना, अधूरी कविता उसे पूरी करेंगे, इसमें भी होगी। प्रश्नों के उत्तर, अब जैसे कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर तो सीधा सा बता रखा, उसमें कहाँ पे सृजनात्मक हो, तो जो का त्यों लिखेगा, तो यहाँ पे विकल्प 1 इसका उत्तर होगा प्रश्न संख्या 16 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। प्रश्न संख्या 17 है, किस मूल्यांकन के अंतर्गत, अच्छा प्रश्न है, किस मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों की शाब्दिक अभिव्यक्ति, ध्यान में रखना यह शब्द, उसका मत यानी राय, विचार और उसके दृष्टिकोणों की योग्यता, उसका भाषा का प्रभाव और उसकी तार्किक योग्यता का पता चलता है, ये चीजें किस मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। व्यक्तित्व मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आएगी, सामूहिक तो समूह में हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे जिक्र नहीं किया गया। मौखिक या लिखित, हालांकि देखो शब्दों की अभिव्यक्ति जैसे है, उसका विचार है, दृष्टिकोण, ये सारे लिखित हो सकते हैं। लेकिन आपको बताऊं मैं, भाषा का मैंने अभी 1-2 दिन पहले जो हिंदी का डाला वीडियो, उसमें भी, और पहले जो 15 प्रश्नों के डाल रखे उसमें मैंने एक चीज़ बताई कि मुख्य रूप से अगर भाषा पूछे क्या है तो वह मौखिक है। मुख्य रूप से भाषा वही है जो अपने मुंह से बोलकर विचार व्यक्त करे, वो मौखिक है। तो यहाँ पे मौखिक मूल्यांकन ही सही रहेगा, लिखित मूल्यांकन नहीं रहेगा। ठीक है, तीसरा विकल्प यहाँ सही उत्तर रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। पाठ्य पुस्तक की भाषा होनी चाहिए, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है मित्रों, सरल लग रहा होगा लेकिन जिनकी तैयारी है उनको पता है। बाकी ये प्रश्न सीटेट में 2 बार पूछा जा चुका है, आपको बता दूं मैं, 2 बार। पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए, तत्सम प्रदान, तद्भव प्रदान दोनों हटेंगे। क्यों हटेंगे, क्योंकि न तो ज़्यादा तत्सम प्रदान होनी चाहिए, न तद्भव प्रदान होनी चाहिए। ठीक है, अधिक से अधिक कठिन शब्दों से युक्त, तो ये भी गलत होगा, कठिन शब्द नहीं आने। बच्चों की घर से और समुदाय की जो भाषा है उससे मिलती जुलती भाषा को आप पाठ्य पुस्तक में स्थान दे रहे हो, ताकि वो क्या है कि बच्चों के जीवन से संबंधित होगी, बच्चा अपने जीवन में उसको उतार सकेगा। यह विकल्प 4 सही होगा प्रश्न संख्या 18 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। देखते हैं प्रश्न संख्या 19 कि प्राथमिक स्तर पर ये क्या कह रहा है, भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि पूछ रहा है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पूछा है, भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर देना, या पाठ्य पुस्तक आधारित वीडियो कार्यक्रम। प्राथमिक स्तर है तो वीडियो कार्यक्रम पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं दिखा सकते। 3 विकल्प बच्चे, बच्चों को कहानी सुनाना, तो केवल कहानी तो सुना सकते, ठीक है, प्राथमिक चीज़ है, लेकिन भाषा कहानी सुनाने से सीख जाएगा नहीं। और कविता गाने से बच्चों के साथ शिक्षक कविता गाएगा तो भाषा सीखेगा नहीं। भाषा ही सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर दे। विविध अवसर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करे जिनमें बच्चा भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकता है। तीसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 19 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। भाषा अर्जित करना है, ठीक है, और भाषा अर्जित ही होती है, जन्मजात नहीं होती है। उसमें सर्वाधिक महत्व किसका आएगा, पाठ्यपुस्तक का, समाज का, कक्षा कक्ष या भाषाई प्रयोगशाला। बालक जैसे जन्म लेगा तो सबसे पहले किस कहाँ पे आएगा, बालक परिवार में आएगा। परिवार ही तो एक समाज का हिस्सा है भाई, है ना। परिवार है, पास पड़ोस हुआ,
फिर उसके बाद आता है विद्यालय ना। परिवार पहला है, समाजीकरण का पहला घटक है, समाजीकरण का दूसरा घटक विद्यालय है। तो पहले जब समाज में आएगा तो वहीं से सीखेगा। ये जो पाठ्य पुस्तक हुई कक्षा कस भाषाई प्रयोगशाला, ये बाद की चीजें हैं, ठीक है। बाकी इसके एक चीज और बता दूं, लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन किया था सामाजिक सांस्कृतिक, बताया कि समाज में अपने से बड़ों के साथ अंतःक्रिया, परस्पर अंतःक्रिया करके बालक सीखेगा। तो यहाँ विकल्प 2 बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। प्रश्न संख्या 21 है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न होना सर्वोत्तम उपयुक्त है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन करना है तो मतलब प्रश्न कौन सा सर्वोत्तम उपयुक्त है। केवल निबंधात्मक, तो केवल शब्द को तो भाई हटाओ, इसका मतलब तो सीधा सा दे रखा चौथा होगा। हालांकि बता दूं, कोई भी जैसे टेस्ट बनाया जाए, कोई भी परीक्षण लिया जाए मूल्यांकन हेतु, तो वहाँ पे निबंधात्मक भी होने चाहिए, अलग अलग मात्रा होगी सबकी। निबंधात्मक से विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति हो जाएगी। लघु स्तरीय होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ से निष्पक्षता हो जाएगी। निबंधात्मक विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति हो जाएगी। और इन दोनों में सहायक हो जाएंगे आपके लघु स्तरीय प्रश्न, यानी कि उक्त तीनों का समन्वित रूप, ये सभी प्रकार के प्रश्न एक परीक्षण में होने चाहिए। चौथा विकल्प यहाँ सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। किस विधि को सुकरात विधि भी कहा जाता है। सुकरात विधि किसे कहा जाता है। अर्थबोध विधि, ये प्राथमिकी है, इसमें तो अर्थ का बोध, कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाता है, ये नहीं होगी यहाँ पे। व्याख्यान विधि में तो शिक्षक व्याख्यान देता है, बालक निष्क्रिय श्रोता होते हैं। समीक्षा में गुण दोष वगैरह होते हैं, व्याख्या वगैरह, ठीक है, ये भी नहीं होगी। सुकरात विधि प्रश्नोत्तर को ही कहा जाता है, यानी दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 22 में। क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक या प्रतिपादक हूँ वो सुकरात माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करना बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का अर्थ करना और प्रयोग बच्चे दोनों जानते हैं। तो आपने देख लिया होगा, चारों विकल्प अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ केवल अर्थ जान रहे बच्चे, यहाँ पे तो शब्दों को ही जान रहे हैं, यहाँ पे शब्दों का प्रयोग जान रहे हैं। लेकिन इसमें तो शब्द भी है, अर्थ भी है, प्रयोग है, तीनों चीजें आ गई। तो विकल्प चौथा सही रहेगा प्रश्न संख्या 23 में। सरल सा प्रश्न है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पे मित्रों। निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में सीखने की विशेषता नहीं। अच्छा प्रश्न है। भाषा शिक्षण में सीख रहे हैं तो उसकी सीखने की विशेषता कौन सी नहीं है, पूछा है। भाषाई ज्ञान में विकास होता है, बिल्कुल। जब भी सीखा जाएगा तो भाषा के ज्ञान का तो विकास होगा भाई। भाषा शिक्षण है तो सुलभ वातावरण तैयार करता, तो ये भी बिल्कुल सही है। जब भी सीख रहे हैं तो सीखने से फिर भाषा को सीखेंगे तो सुलभ वातावरण बिल्कुल होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ है, ये भी पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। उपयुक्त सब भी होगा या नहीं होगा अभी देखेंगे। भाषा शिक्षण के अंतर्गत असक्रियता या निष्क्रियता बोलते हैं वो रहती है। तो निष्क्रियता या असक्रियता नहीं, बल्कि जब सीख रहे हैं, कुछ चीज़ को हम सीख रहे हैं तो भाई तब तो सक्रिय होना होता है ना। सक्रियता होगी वहाँ पर, तो निष्क्रियता नहीं होगी, ठीक है। तो विकल्प 3 यहाँ हटेगा, तो चौथा भी चौथा तो हट ही जाएगा। क्यों, क्योंकि विकल्प 3 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि पहला नहीं होगा, विशेषण नहीं पूछा है, दूसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। नहीं पूछा है, गलत पूछा, तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 में। हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। श्रव्य दृश्य सामग्री का हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, तो उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। बालकों की इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, शिक्षकों के कार्य को सरल बनाना, छात्रों को नवीन उपकरणों के प्रति सचेत करना। उपयुक्त सभी हो सकता था, लेकिन गलत होगा, क्योंकि श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करने से कभी भी शिक्षक का काम सरल नहीं होता, इसलिए ये उपयुक्त सभी भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा विकल्प हट गया, चौथा हट गया। तीसरे में छात्रों जो भी नवीन उपकरण है तो उनके प्रति सचेत करना। तो सचेत करने वाली कोई चीज़ नहीं है ना। अवगत तो चलो हो सकती थी, लेकिन सचेत क्या करना है ना। क्योंकि ऐसा नहीं भाई, खतरे वाली जो चीज़ें होगी उनका प्रयोग करेंगे तो ये भी हट जाएगा। इससे क्या होता है, मुख्य रूप से एक तो देखो बालकों की इंद्रियों क्रियाशील है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य। उसके अलावा विषय वस्तु के प्रति रुचि होगी, ये दूसरे इसका मुख्य उद्देश्य याद रखना। तो बालकों की इंद्रिया क्रियाशील होगी, विकल्प 1 सही है प्रश्न संख्या 25 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है। व्याकरण शिक्षण की पूर्णतः पूछा मनोवैज्ञानिक विधि। निगमन विधि, आगमन विधि, समवाय विधि या आगमन निगमन दोनों। अब ज़्यादातर बच्चे इसको देखेंगे तो आगमन निगमन को साथ में करेंगे, जो बिल्कुल गलत है। समवाय नहीं आएगी यहाँ पे। निगमन को बता दूं अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि पहले इसमें नियम दे रखे हैं, ठीक है। और पूर्णतः मनोवैज्ञानिक उदाहरण से नियम चलेगी। प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक प्रयुक्त होती है आगमन विधि, और ये क्या है, ये पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें सर्वप्रथम उदाहरण से नियम चलता है, सरल से कठिन चला जाता है। तो विकल्प 2 सही है प्रश्न संख्या 26 में।
चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। कविता शिक्षण की विशेषता नहीं। अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है मित्रों। ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपको घुमा फिरा के। कविता शिक्षण की विशेषता नहीं है, सही है, सत्य नहीं है, सत्य कथन। ऐसे कविता एक प्रबल अनुभूति, बिल्कुल प्रबल अनुभूति किस चीज की? भावों की, है ना, और रस की। रस अनुभूति और भाव अनुभूति कविता से ही तो होती है ना, तो बिल्कुल सही कथन है। कविता में लय ताल संगीत होता है, बिल्कुल होता है, ये तो चीजें, स्वर होता है। नीरस होती, नीरस कहाँ होती भाई? रस की अनुभूति हो रही, मैंने पहले लिख दिया तो नीरस नहीं होती है, ये गलत हो गया। कविता जीवन का संबंधित रूप है, सही है, जीवन से संबंधित होती है कविता, बिल्कुल सही है। तो विकल्प 3 यहाँ पे गड़बड़ है भाई, विकल्प 3 सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 27 में। ठीक है, आगे चलिए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता समवाय विधि से संबंधित नहीं है? देखो मित्रों, समवाय विधि से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं है? यह समवाय विधि रही, इससे संबंधित विशेषता पूछी नहीं है। इसमें व्याकरण की शिक्षा का क्रमबद्ध, इसे लिखा जाता है, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसमें अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता, बिल्कुल सही है, अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता, ये सही है, अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता ना। इसका दूसरा नाम भाषा संसर्ग विधि है, ये भी सही है। इसमें शिक्षा देने का माध्यम लंबे समवाय है, ये भी सही है, ये आपके लिए नई चीज़ देखने को मिली है ना, लंबे समवाय। लंबे समवाय किसे कहते हैं? कि मतलब गद्य पद्य शैलियों के साथ ही व्याकरण शिक्षा देना, यही तो होता है इसमें, तो इससे लंबे समवाय के तीनों चीज़ें होती है। इसमें है कि व्याकरण शिक्षा क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन मतलब भाई साहब क्रमबद्ध अध्ययन होता है जैसे सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ऐसे पढ़ा जाता नहीं। इसमें तो जैसे पहले पार्ट में व्याकरण के 2 सवाल आ गए पीछे, तो वो करवा दिए है ना, चाहे वो सर्वनाम और मुहावरा का योबल है ना, यानी क्रमबद्ध अध्ययन नहीं किया जाता भाई इसमें ना। विकल्प 1 यहाँ उत्तर होगा प्रश्न संख्या 28 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। शानदार प्रश्न है सभी। पाठ्य पुस्तकों के मुख्यतः कितने प्रकार माने गए? गुण पूछे तो वही है, आभ्यंतरिक और बाह्य गुण 2 गुण है। प्रकार पूछे किताबें कितनी प्रकार की होती है? तो भाई साहब 2 प्रकार की किताबें होती है। एक होती है सूक्ष्म अध्ययनार्थ, यानी सूक्ष्म अध्ययन है तो जिसमें गंभीरता से सूक्ष्म किया जाता है ना, और दूसरी होती है मित्रों विस्तृत, जिनका अध्ययन आनंद लेने हेतु किया जाता है, ज्ञान ज्यादा लेने हेतु किया जाता है। ठीक है, ये 2 प्रकार की पुस्तकें होती है। विकल्प 2 सही है यहाँ पे प्रश्न संख्या 29 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 30 जो आज का आखिरी प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। क्रियात्मक अनुसंधान में निम्न में से कौन सी समस्या हल की जाती है? मित्रों अच्छा प्रश्न है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कोलियर ने किया, और सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो वो किया था स्टीफन एम कोरे ने। ठीक है, अब इसमें कौन सी समस्या? तो इसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान इतना ही रखना है कि विद्यालय से संबंधित है वो समस्या हल की जाएगी, बाकी नहीं की जाएगी। तो छात्रों में अनुशासन की समस्या ये विद्यालय से संबंधित है, इसका मतलब यही इसका राइट आंसर है। छात्रों में अनुशासन की समस्या की जाती है, बाकी क्यों नहीं? क्यों ग्रामीणों में तो गाँव से संबंधित आ गए ना, अपने तो विद्यालय से बाहर जाना ही नहीं है। गाँव में शुद्ध पेयजल ये भी नहीं आएगी, तो उपयुक्त सभी अपने आप हट जाएगा। विकल्प 1 सही रहेगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 30 में। ठीक है, तो मित्रों ये थे आज के हिंदी शिक्षण वीडियो के 30 प्रश्न। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कितने प्रश्न 30 में से आपका क्या स्कोर रहा वो भी। और मित्रों वीडियो अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट बहुत कम करते हो, कमेंट जरूर कीजिए जिसने जो भी वीडियो देख रहा है मित्रों। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।